छात्रों नमस्कार। अपन ने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि आवेश उत्पन्न करने की तीन विधियां हैं, जिसमें से दो के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और डिटेल जो जानकारी प्राप्त की थी वो केवल घर्षण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करने पर की थी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। लेकिन इसे समझने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे के एपिसोड को रिपीट करना बहुत आवश्यक है। तो घर्षण विधि में यह देखा था अपन ने कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को लेकर के वो पदार्थ जिसके वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन आवश्यकता से अधिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को पृथक करता है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को पृथक करता है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब यहां मुख्य जो महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है वो ये है कि चाहे किसी वस्तु पर धनावेश आए या किसी वस्तु पर ऋणावेश आए, इन दोनों ही स्थितियों में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन के जाने से धनावेश और इलेक्ट्रॉन के आने से वस्तु पर आता है ऋणावेश। अब ये कितना उत्पन्न होता है तो इसके लिए अपन को यह देखना पड़ेगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो यदि किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ धनावेश उत्पन्न होगा। लेकिन यदि किसी से दो निकले तो उस पर फिर उत्पन्न होगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है? ऋण आवेश। लेकिन यदि किसी वस्तु पर दो इलेक्ट्रॉन आए तो इसका सीधा अर्थ होगा कि उस पर 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। आगे बिल्कुल इसी क्रम में अपन चले जाएं। यदि किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन आए तो उसका अर्थ होगा कि उस पर 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। और इसी क्रम में आगे चलते चले जाएं। यदि किसी वस्तु पर n इकाई का इलेक्ट्रॉन्स आए, यानी n इलेक्ट्रॉन्स अगर उस पर आते हैं तो उस वस्तु पर आवेश होगा n e। E मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। देखो इसे अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पे जो आवेश है वो 1e, इस पे जो आवेश है वो 2e। तो यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका अर्थ होगा कि उस वस्तु पर आवेश है n गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम और 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 इसे अपन कह सकते हैं e। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है Q बराबर Ne। तो ये हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाता है कि किसी वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ। यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि उस पर Ne धनावेश उत्पन्न हुआ। लेकिन यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि उस पर जो आवेश है वो Ne है लेकिन ऋण का है। तो इसको भी अपन दोबारा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उसका मान है Q बराबर प्लस माइनस Ne। प्लस का सीधा अर्थ क्या हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब उस पर धनावेश उत्पन्न हुआ है, और अगर उस पर ऋण का Ne है तो इसका सीधा अर्थ होगा कि उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तब वहां ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। अब n का मान 1 2 3 डॉट 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 n जैसी आवश्यकता हो वैसा रखा जा सकता है। अब इसको अपन एक छोटे से न्यूमेरिकल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये मान के चलें
कि एक वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो यह ज्ञात करने के लिए अपन ये देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन निकला मायने ऋण आवेश में कमी आई, और ऋण आवेश में कमी आई, धनावेश पहले जितना था उतना ही है, तो वस्तु पर आवेश रहा धन। अब 5 इकाई का है, तो 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो इसका गुणा कर लें, तो इस वस्तु पर आवेश रहा धन का 16 पंजे 80, एक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी किसी वस्तु पर आवेश धन का हो या ऋण का हो, दोनों के लिए उत्तरदायी केवल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निकले तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन आए तो ऋण आवेश, पर जो भी आएगा या जाएगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के पूर्ण गुणज में होगा। तो इस विधि का हमारी का पूरी का नाम रहा घर्षण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करना। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। तो देखिए छात्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रेरण का मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा मायने अपन को न तो वस्तु को छूना है, न वस्तु को रगड़ना है, केवल प्रेरणा के द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि को कहेंगे अपन प्रेरणा द्वारा आवेश उत्पन्न करना। जैसे एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की आपको कोशिश करूं कि माना मुझे प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो अगर मैं जाकर के किसी हैंड पंप पे, नल पे या घड़े पर जाकर के और स्वयं लेकर के पानी पीऊं, वो एक स्थिति एक अलग है। और यदि मैं किसी छात्र से यह कह दूं कि जा बेटा एक गिलास पानी लिया या एक जग में पानी लिया, तो प्यास लगी मुझे, लेकिन मेरी प्रेरणा के द्वारा पानी आप लोग लेके आए, तो इसे क्या कहेंगे, मेरी प्रेरणा के द्वारा आपने काम किया, तो इसलिए इस विधि का नाम होगा प्रेरण विधि। अब इसे आवेश के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, जिस वस्तु को आवेशित करना है उस वस्तु को अपन न तो रगड़ेंगे न छुएंगे। जैसे मान लीजिए ये गोला है, सुचालक गोला है और इसे कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। इस गोले का नाम दे रहा हूं मैं ए, गोले का नाम ए। अब इस गोले को मुझे या तो धनावेश आवेशित करना है या ऋणावेश आवेशित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए मुझे इस गोले को धनावेश आवेशित करना है, तो हम एक ऐसी छड़ लेंगे जिस पर पहले से ऋणावेश हो। अब हमारे पास इसके लिए बहुत सी विधियां हैं। जैसे पिछले उदाहरण में अपन ने एक आबनूस की छड़ ली थी। आबनूस की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ा हुआ था, और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली के फर से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उस ऋण आवेशित छड़ को अपन इस गोले के पास लाते हैं। इस पर 1 2 3 4 5 6 7 इकाई का ऋण आवेश है। अब इस छड़ को संपर्क में नहीं लाए, इस छड़ को गोले से रगड़ा नहीं है, लेकिन इस छड़ का प्रभाव इस गोले पर क्या होगा, तो आप ये जानते हो गोला कैसा है, उदासीन। उदासीन का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि इस गोले पर धन आवेश की जितनी मात्रा थी उतनी ही ऋणावेश की मात्रा थी, इसलिए यह उदासीन था। लेकिन जब इस छड़ को, आबनूस की छड़ को, आबनूस की छड़ इसे बिल्ली की खाल से रगड़ करके जब अपन उदासीन गोले के पास लाए, तो आप पीछे के टॉपिक में ये अच्छी तरह से समझ चुके हो कि ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होता है।
जब ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होता है तो इस गोले का जितना भी ऋण भाग था वो प्रतिकर्षित होकर के और गोले पर पीछे की साइड में यहां जमा हो जाएगा। गोले से हट करके दूर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन गोले पर प्रतिकर्षण के कारण पीछे की साइड में जमा हो जाएगा। और इसका प्रभाव क्या होगा कि जिन स्थानों से ये ऋण आवेश गया है पीछे की साइड में, उन स्थानों पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर इस स्थिति में अपन ये कहें कि इस गोले पर आवेश उत्पन्न हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना धन अब है उतना ही ऋण है। इट मींस ये अब भी उदासीन है। तो ऐसी स्थिति में इसे आवेशित करने के लिए हम इसे पीछे की ओर से भू संपर्कित करते हैं। भू संपर्कित का सीधा मतलब होता है कि एक तार जोड़ करके और उसे पृथ्वी में गाड़ देते हैं। अब देखिए छात्रों, पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है, यानी पृथ्वी चाहे जितना आवेश दे सकती है और चाहे जितना आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी आवेश ले सकती है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बरसात के टाइम पे जब बिजली गिरती है जमीन पे तो कितना भी आवेश होता है सारा का सारा धरती में समा जाता है। तो पृथ्वी की यह विशेषता है कि आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी चाहे जितना आवेश दे सकती है और चाहे जितना ले सकती है। अब अपन यह भूसंपर्क करने के बाद यह देखते हैं कि देखिए इस ऋण का इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण का बल कार्य कर रहा था, लेकिन इस गोले की यह सीमा आ चुकी, इसलिए ये भाग के अब तक दूर नहीं जा रहे थे। अगर मैं इसे भूसंपर्कित कर दूं तो ये समस्त इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी में चले जाएंगे तो इसकी जो दूसरी पोजीशन बनेगी वो देखिए ये बनेगी। ये हमारी वही क्षण आग्नुष वाली 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये गोला साइज पे मत जाना, ये गोला वही है, ना तो बड़ा हुआ है ना छोटा हुआ है। अब इस गोले पर देखिए ये कुचालक स्टैंड वही पुराना क्षेत्र दोबारा बन रहा है, लेकिन चीज तो ये वही है। तो अब देखिए यहां से जितना भी ऋणावेश था वो अर्थिंग के द्वारा पृथ्वी में चला गया। ये गोला ए, यह धनावेश और ऋणावेश सारा का सारा जा चुका। अब इस स्थिति में अपन ये देखते हैं कि यदि मैं छड़ को हटा दूं और भूसंपर्क हटा दूं तो फिर इलेक्ट्रॉन तो जमीन में जा ही चुके हैं, गोले पर कौन सा आवेश रह जाएगा? तो आप सबका आंसर होगा कि धनावेश रह जाएगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि यदि मैं छड़ को पहले हटा दूं, मान लीजिए कि छड़ को मैंने पहले हटा दिया, क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा चुके हैं वो लौट करके वापस आ जाएंगे और इसे फिर से कैसा कर देंगे? उदासीन। इसलिए हमें सबसे पहले कौन सा काम करना है? सबसे पहले हमें छड़ हटानी है या सबसे पहले हमें भूसंपर्क को हटाना है? तो शायद मुझे लगता है सबका जवाब यही होगा कि अगर हमें इस गोले को आवेशित करना है तो सबसे पहले अपन को भूसंपर्क को हटाना होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया कि ये छड़ और ये गोला ये धनावेश और ये भूसंपर्क, ऋणावेश तो जा ही चुका। अब मैं सबसे पहले छड़ को हटाता हूं, ब्रेक डाउन कर दीजिए, यहां से थोड़ा सा तोड़ दो या चाहो तो परमानेंट हटा दो। उसके बाद यदि मैं छड़ को यहां से हटाता हूं तो ये पूरा का पूरा जो आवेश है ना
ये पूरे गोले पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। चलो इसको हटाई देते हैं और इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहां इस उदाहरण में अपन ने क्या देखा कि निरावेशित जो गोला था वो पूरी तरह से धनावेश आवेशित हो गया, मतलब इस पर पूरी तरह से फैल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो गोला ए उदासीन था वो इस समय पे गोला धन आवेश से आवेशित हो गया। धन आवेशित गोला। तो छात्रों, जैसा तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है कि गोले को हमने किसी के संपर्क में नहीं लाए हैं, गोले को हमने किसी से रगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी गोले पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? धन आवेश। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस विधि को क्या नाम देंगे? तो मुझे लगता है कि आप सबका जवाब यही होगा कि इसको नाम प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि घर्षण की क्रिया के अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो गोले को हमने किसी से रगड़ा नहीं है, और रगड़ा नहीं है, बिना रगड़ने के बाद भी आवेश उत्पन्न होता है। तो स्वाभाविक है कि इस विधि को नाम क्या देना चाहिए? प्रेरण द्वारा धन आवेश उत्पन्न करना। अब प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न कैसे करेंगे? तो देखिए, ये एक गोला, टॉपिक क्या रहा नया? प्रेरण विधि द्वारा निरावेशित गोले को ऋण आवेश से आवेशित करना। तो देखिए, हम उसी तरह से फिर एक सुचालक गोला लेते हैं। और इसे कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं। ये निरावेशित है, और निरावेशित का सीधा अर्थ क्या होता है कि इस पर जितना धनावेश है उतना ही गोले पर ऋणावेश है। अब इस गोले के पास एक धनावेशित छड़ लाते हैं, और धनावेशित छड़ को धनावेशित कैसे किया जाता है ये तो आपने पीछे के टॉपिक में देख ही लिया। तो अब इस गोले पर धनावेश है, सॉरी इस कांच की छड़ पर धनावेश है। अब ये छड़ कांच की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, लेकिन छड़ को धनावेशित रखना है। जब छड़ को अपन धनावेशित रखेंगे तो ऐसी स्थिति में निरावेशित गोले पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो आप जानते हो कि धन में और ऋण में आकर्षण होता है। तो इसका मतलब इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन पीछे वाली साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस छड़ के आकर्षण के कारण और गोले की सीमा पर यहां जमा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जिन स्थानों से ये चल करके यहां आए हैं उन स्थानों पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्रिया वही पहले वाली है। अगर इसको मैं भू संपर्कित कर दूं तो शायद आपका जवाब यह होगा कि अब की बार ये सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, पर यह जवाब गलत होगा, क्योंकि पीछे के टॉपिक में अपन अच्छी तरह से ये पढ़ चुके हैं कि वस्तु पर धनावेश और ऋण आवेश आने के लिए उत्तरदायी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होता है। तो धनावेश ना कहीं जाते हैं और ना धनावेश कहीं से आते हैं। तो इसका साफ साफ अर्थ तो ये हुआ ना कि फिर ऐसी स्थिति में पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है।
और अनंत धारिता का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चल करके और गोले पे आएंगे आवश्यकता अनुसार। तो यहां 7 इकाई का धनावेश है, तो पृथ्वी से 7 इकाई यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स आकर के इन धनावेशों को कर देंगे उदासीन। और जब ये धनावेश उदासीन हो गए तो ऐसी स्थिति में अब बताइए क्या किया जाए। अगर मान लीजिए इस धनावेश से छड़ को मैं हटा देता हूं तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे से ऊपर आए थे वो वापस ना पहुंच जाएंगे नीचे और गोला नए सिरे से कैसा होगा, उदासीन। तो ऐसी स्थिति में अपन को सबसे पहले क्या करना होगा, जैसा अपन ने पहले किया था, सबसे पहले अपन को छड़ को हटाना होगा। तो ये गोला, ये वही कुचालक स्टैंड, और सबसे पहले अपन को हटाना होगा भू संपर्क, यानी इसे हटा दिया। अब रह गई तुम्हारी छड़, छड़ पर वही धनावेश, और इधर वही ऋणावेश। तो पहला काम भू संपर्क हटाया, और दूसरा काम अब की बार एक काम करिए कि ये छड़ को भी हटा दीजिए। अगर हम छड़ को हटा देंगे तो अब हमारे पास तीसरी स्टेज में रह जाता है केवल गोला, और गोले पर ऋणावेश। और ये ऋण आवेश इस गोले पर 1 2 3 4 5 6 7 समान रूप से वितरित हो जाता है। और इस प्रकार अपन ने देखा कि जो निरावेशित गोला था वो अब ऋण आवेशित हो चुका। तो मैं समझता हूं कि प्रेरणा द्वारा धनावेश और प्रेरणा द्वारा ऋणावेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये सारे छात्रों की समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां कुछ डाउट्स ये हैं कि गोले को कुचालक स्टैंड पर क्यों रखते हैं। सीधी सी बात है, अगर इसे सुचालक स्टैंड पर रखेंगे तो यहां जो भी आवेश उत्पन्न होंगे वो सारे के सारे आवेश पुनः पृथ्वी में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें इसे कुचालक स्टैंड पर ही रखना होगा। दूसरा, जब अपन कोई धनावेशित या ऋणावेशित छड़ लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि उस छड़ को अपन जहां भी रगड़ते हैं, रगड़ने से पहले अपने हाथों में ग्लिव्स पहनने होंगे, और वरना उस छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमारे शरीर के जरिए और वापस पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां तो अपन को थोड़ी सी रखनी पड़ेंगी। लेकिन प्रेरण के द्वारा, प्रेरण का सीधा मतलब एक ऐसी विधि के द्वारा जिसमें अपन गोले को रगड़ेंगे नहीं, किसी के संपर्क में नहीं लाएंगे, और उसके बावजूद भी गोला किसी भी आवेश से, जिस आवेश से हम आवेशित करना चाहते हैं उससे हो सकता है। अगर धनावेश से आवेशित करना है तो छड़ ऋणावेश की लेनी होगी, और ऋणावेश से आवेशित करना है तो छड़ धनावेशित लेनी होगी। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न यह है कि मान लीजिए हमारे पास गोले हैं 2, विधि का नाम प्रेरणी है, लेकिन गोले हैं हमारे पास 2, और इनमें से एक गोले को धनावेश से आवेशित करना है और एक को ऋण से आवेशित करना है। तो कैसा करेंगे कि देखिए, मान लीजिए ये है आपका गोला ए, इस गोले को हम क्या नाम दे रहे हैं, ए निरावेशित गोला। दूसरा गोला है ये, जिसे हम नाम दे रहे हैं बी। ये भी स्वयं में कैसा है,
निरावेशित, तो इसे हम नाम दे रहे हैं बी निरावेशित गोला। ठीक है जी। अब इसमें से किसी भी एक गोले को हमें धनावेशी आवेशित करना है और किसी दूसरे गोले को ऋणावेशी आवेशित करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा कि आप कोई भी छड़ लीजिए, चाहे धनावेशी आवेशित लीजिए अथवा ऋणावेशी आवेशित लीजिए या आपकी इच्छा। मान लीजिए कि ये छड़ मैंने धनावेशी आवेशित छड़, तो आप जानते हो कि ए गोला बी गोले के संपर्क में है, तो इसका जो आउटर मोस्ट एरिया रहा वो ये रहा। तो इस आउटर मोस्ट एरिया से इलेक्ट्रॉन्स धनावेश के कारण आकर्षित होंगे और ए गोले की इस सतह पर जमा हो जाएंगे ऋणावेश। तो जिन स्थानों से ये ऋणावेश आए हैं निश्चित है उन स्थानों पर धनावेश आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि मैं इसे भूसंपर्कित करता हूं और यह आवेश निरावेशित भी किसी तरह से हो जाता है तो फिर बी गोला तो निरावेशित का निरावेशित ही रहा। तो ऐसी स्थिति में अब इन दोनों गोलों में से किसी को भी अपन भूसंपर्कित नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों गोलों की कुचालक स्टैंडों को पकड़ेंगे और पकड़ करके दूर दूर कर देंगे एक दूसरे से। तो देखिए मैं चित्र दोबारा बना रहा हूं। ये छड़ और ये गोला ए, ये गोला ए, और इससे दूर, क्योंकि चूंकि इनके कुचालक स्टैंडों को पकड़ के दूर दूर कर दिया है इसलिए ये गोला बी तो देखिए इस जगह पे ये दोनों के दोनों गोले निरावेशित थे, लेकिन अब देखने में ये आएगा कि ये गोला ऋणावेशी आवेशित हो जाएगा और ये गोला धनावेशी आवेशित हो जाएगा। और इसके बाद अगर अपन चाहें तो इस छड़ को पूरी तरह से हटा सकते हैं। इससे ए गोले पर जो भी आवेश होगा वो अपने आप में समान रूप से वितरित हो जाएगा और बी गोले पर जो आवेश होगा वो भी अपने आप में समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेरण की विधि द्वारा हमने ए गोले को ऋणावेशी आवेशित कर लिया और बी गोले को धनावेशी आवेशित कर लिया। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये ऋणावेशित गोला है। और बी गोला है ये धनावेशी आवेशित गोला है। लेकिन यदि हम यह चाहते हैं कि नहीं ए गोला धनावेशी आवेशित होना चाहिए और बी गोला है वो ऋणावेशी आवेशित होना चाहिए, तो सीधी सी बात है इस छड़ को आप धनावेशित की बजाय ऋणावेशित लीजिए। और जब ये ऋणावेशित होगी तो ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होगा, तो यहां से जो ऋणावेश प्रतिकर्षित होकर के यहाँ इकट्ठा होगा और बदले में जो धनावेश आएगा वो ई गोले पर आएगा। और फिर कुचालक स्टैंड से पकड़ करके जब इनको दूर दूर किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ए गोले पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और बी गोले पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आज की टॉपिक में अपन ने क्या देखा, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। यदि एक गोला है
उस पर धनावेश उत्पन्न करना है तो छड़ कैसी लेनी होगी? ऋणावेश आवेशित। गोले को अगर धनावेश आवेशित करना है तो छड़ ऋणावेशित, और गोले को ऋणावेश आवेशित करना है तो छड़ कौन सी होगी? धनावेशित। लेकिन यदि दो गोले हैं, उनमें से एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न करना है तो आप कोई भी छड़ ले सकते हो, और कोई भी छड़ लेंगे तो ये अलग चीज है कि ए को धन से करना हो तो क्या करेंगे, बी को धन से करना हो तो क्या करेंगे। लेकिन अगर दोनों गोलों में से किसी को भी धनावेश आवेशित और किसी को भी ऋणावेश आवेशित करना हो तो आप किसी भी तरह की छड़ लीजिए, बाद में उसको भूसंपर्क नहीं करना, दोनों को अलग अलग कर देना है। कुचालक स्टैंड को पकड़ करके सुचालक भाग से हाथ नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से ये देखा आपने कि प्रेरण द्वारा अपन बिना संपर्क करवाए और बिना घर्षण करवाए आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसी क्रम में जो तीसरी विधि है उसका नाम होगा घर्षण विधि, जिसकी चर्चा हम अगले टाइम पे करेंगे। तो छात्रों, जिनको हमारी लाइव क्लास से जुड़ना है तो पहले तो आपको यह जानकारी दे दूंगा, लाइव क्लास कल हम शाम से चालू कर रहे हैं, और जिनको लाइव क्लास से जुड़ना है टाइम हम दे देंगे आपको, और जिनको लाइव क्लास से जुड़ना है वो अपने निर्धारित टाइम पर उपस्थित रहें। धन्यवाद।